तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं लूसेंट सीरीज चल रहा है। लूसेंट सीरीज में हम लोग पेज नंबर 260 इसके ऊपर तक पढ़ चुके थे। जैसा कि आप देख चुके हैं, ये सारा का सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं याद करते हुए। अभी हम लोग को आगे बढ़ना है और हम लोग को पढ़ना है चुनाव सुधार से संबंधित प्रमुख समितियाँ। तो सबसे पहले जो चुनाव सुधार से जो संबंधित समिति है, सबसे पहले जिसका नाम है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण समिति। मतलब कि वही जयप्रकाश जो है उन्हीं के नाम से बना है जयप्रकाश नारायण समिति, जिसके अध्यक्ष खुद जयप्रकाश नारायण ही हैं। और देखिएगा, ये जो समिति है, ये इसका गठन कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1974 में। ध्यान दीजिएगा बस इसके सिफारिशों पर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में ये परिवर्तन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उसकी जो नियुक्ति उसकी प्रक्रिया में ये परिवर्तन कर सकता है। ठीक ना? जयप्रकाश नारायण समिति, जिसका गठन वर्ष 1974 है। दूसरा नंबर में इसका सिफारिश करता है 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का चुनाव करना। जो 3 सदस्य होते हैं चुनाव आयोग, उनका चुनाव इसी को करना रहता है। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। जो मतदान की आयु था 21 से घटाकर उसको 18 वर्ष कर दिया गया है ना। दूसरा नंबर में आता है तारकुंडे समिति। कौन सा समिति? तारकुंडे समिति। तो ये जो है, इसके अध्यक्ष थे, तारकुंडे समिति के अध्यक्ष थे वीएस तारकुंडे। नाम पे ही पड़ा है ना, जिसका अध्यक्ष थे वही। और ये भी 1974 में इसका भी गठन किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण समिति हो गया और तारकुंडे समिति, दोनों का गठन वर्ष पूछ दे तो 1974 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1974। और ये किस से संबंधित हैं? तो ये चुनाव सुधार से संबंधित समितियां हैं। देखिएगा, इसमें कह रहा है सिफारिश पे, पहला कि वयस्क मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर जो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, वयस्क मताधिकार की उम्र वही चीज़ है जो उसमें 3 में था, इसमें पहले में लिखा हुआ है। और एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा अपने खातों, आय के स्रोतों और खर्च के ब्यौरे का पूरा हिसाब दिया जाए। इसका ऐसा कहना था कि ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत क्या होना चाहिए, तो सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जितना भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनके द्वारा अपने खातों, आय के स्रोत और खर्च के ब्यौरे का पूरा हिसाब दिया जाए। खाते में गड़बड़ी पाए जाने पर दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसा तारकुंडे समिति का कहना था। तीसरा नंबर का जो समिति है, जो कि चुनाव सुधार समिति है, और ये जो है सकधर समिति, सकधर। तो इसके जो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, श्यामल लाल सकधर हो जाएंगे। नाम पे ही पड़ा है सबका नाम पे। श्यामलाल सकधर जो इसके अध्यक्ष थे सकधर समिति के। और ये सकधर समिति कब आया था? तो 1981 में आया था। ध्यान रखिएगा, इसमें था क्या? तो मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य हो गया था। इसमें क्या हो गया था? समिति में मतदाता का जो परिचय पत्र होता है वो अनिवार्य था। बिना आप परिचय पत्र का वोटिंग नहीं डाल सकते। ऐसा सकधर समिति का था। मतलब आपको शक है कि आप डुप्लीकेट हैं कि कौन है, इससे हम याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। चौथा नंबर का आता है चुनाव सुधार समिति से जो आता है, तो वह है गोस्वामी समिति। अब देखिएगा, गोस्वामी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश गोस्वामी है। कौन है? दिनेश गोस्वामी है, जो कि 1990 में क्या हुआ था? तो इसका गठन किया गया था गोस्वामी समिति का, है ना। तो हम लोग 4 को अभी तक देख चुके थे। पहला समिति कौन सा था? तो हमारा जयप्रकाश नारायण समिति 1900 कितना था जी? 1974। उसके बाद दूसरा हम लोग देखे तारकुंडे समिति। ये भी कौन तारकुंडे थे? वीएम तारकुंडे इसके अध्यक्ष थे। और 1974 में ये दोनों एक साथ लॉन्च किया गया, है ना, मतलब कि गठन किया गया। तीसरा नंबर का है सकधर समिति। चौथा नंबर पे है गोस्वामी समिति। तो सकधर वाले सकधर श्यामलाल सकधर हो जाएंगे और गोस्वामी वाले कौन हो जाएंगे? तो दिनेश गोस्वामी हो जाएंगे। और इसके गठन वर्ष को याद रखते चलिएगा। सकधर समिति वाला तो है 1981 और गोस्वामी समिति हमारा हो जाएगा 1990। गोस्वामी समिति 1990। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी समिति के जो सिफारिश है, देखिएगा पहला नंबर क्या था? तो खर्चों की निगरानी चुनाव आयोग द्वारा की जानी चाहिए। जो भी खर्चा हो रहा है उसकी निगरानी कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। मतलब कोई भी पार्टी खर्च कर रही है तो कैसे, किधर किसी को ज़्यादा पैसा दे के नहीं तो वोट खरीद रही है, ये सब देखना। तदर्थ न्यायाधीशों
की मदद से चुनावी विवादों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। हेरफेर एवं टेम्परिंग की खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए। सेना और अर्धसैन्य कर्मियों, राजनयिकों और भारत से बाहर रखे गए अन्य लोगों को प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी प्रॉक्सी वोटिंग का ऐसा अनुमति देना चाहिए। तभी तक तो ये लागू नहीं हुआ है, ऐसा होना अच्छा रहता है ना। तो ये 1990 में ही आया हाल फिलहाल में जिसको गोस्वामी समिति ने इसको सिफारिश किया है ना। गोस्वामी समिति का सिफारिश है कि भारत से बाहर रहे अन्य को प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। ये गलत मिसयूज होने लगेगा जब तक इस पर कड़ा पाबंदी नहीं रहे, सही से नहीं चले तब तक ये सब अभी तक सही नहीं हो सकता है। आगे फ्यूचर में हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा समिति है। तो हमारा है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है इसके भी अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्ता ही हैं। मतलब सभी ने अपने अपने नाम पे ही रख दिया है समितियों का नाम। तो देखिएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये 1998 में इसका गठन वर्ष किया गया था। इसका गठन वर्ष 1998 है, ठीक ना, इंद्रजीत गुप्ता समिति का। और देखिए इसका जो सिफारिश था कि चुनाव व्यय का जो पूरा ब्यौरा होता है वे निर्वाचन आयोग को सौंपा जाए। जो चुनाव व्यय होते हैं, खर्च होते हैं, उसका पूरा का पूरा डिटेल्स निर्वाचन आयोग को दिया जाए, कैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है क्या नहीं, सब, ठीक ना। तो इनमें से कोई कोई लागू है, कोई कोई लागू न है। दूसरा नंबर का इनका जो सिफारिश था कि सभी राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य हो कि यह अपने वार्षिक लेखा आयकर विभाग को सौंपे, जिसमें अपने आय व्यय का पूरा विवरण हो। आप लोग देखते हैं कोई भी चुनाव होता है, जो भी पार्टी खड़ी होती है सबसे पहले अपना पूरा मतलब कि 1 साल का अपना डेटा देती है, बैंक डेटा जो बोला जाता है, वार्षिक लेखा आयकर विभाग को सौंपती है, तब जाके वो चुनाव में भाग लेती है, ठीक ना। तो ये सब जो है ये इंद्रजीत गुप्ता समिति का ये सिफारिश था, ठीक ना। पूरा ब्यौरा लेना, पैसों से रिलेटेड आपके निर्वाचन आयोग को सौंपा जाए, चुनाव या जो खर्च कर रहे हैं, और वही जो है आपका वार्षिक लेखा आयकर जो है उसको प्रूफ दिया जाए, जैसे कि हमारा बैंक प्रूफ जो हो गया, खाता प्रूफ। 6ठा नंबर का जो आता है समिति वो है जीवन रेड्डी समिति। ये भी जीवन रेड्डी के ही अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, लेकिन इसका गठन तो नहीं दिया है जीवन रेड्डी समिति का। चलिए आगे देखते हैं इसका सिफारिश क्या है। गैर गंभीर व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के लिए आयोग ने स्वतंत्र और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवारों की जमा राशि 10 गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। मतलब जो गैर गंभीर व्यक्ति हैं, गैर मतलब और गंभीर व्यक्ति हैं, गैर गंभीर व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के लिए आयोग ने स्वतंत्र और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवारों की जमा राशि 10 गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की। जो स्वतंत्र हैं और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी हैं उनके उम्मीदवारों की जमा राशि कितना बढ़ा दी, तो 10 गुना बढ़ोतरी की सिफारिश थी। आगे देखा जाए ये तो हम लोग कंप्लीट हुआ। टॉपिक नंबर हम लोग 21 देखते हैं। लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और बीपीएस जो भी हमारा हो गया राज्य में, तो ये हमारा सेवा आयोग के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो देखिएगा भारत में 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना है, सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, 1926 में की गई थी। और किस अधिनियम के अधीन, तो भारत में जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन जो था, ये सबसे पहले 1926 में मात्र 7 साल के बाद ये जो लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी भारत में, है ना। और किस अधिनियम, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम है ना माफ़ कीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन। आगे देखिएगा, लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश भी किया था। जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना करने के लिए किसने सिफारिश किया था, तो विधि आयोग ने सिफारिश किया था 1924 में। जाके आगे चल के 1926 में 2 साल के बाद क्या हो गया, तो इसका स्थापना कर दिया गया, है ना। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग जो है टीएससी, यूपीएससी जो है हमारा क्या है, तो एक संवैधानिक निकाय है, ऐसा संविधान में भी लिखा है, जो अनुच्छेद 320 के तहत संघ की सेवाओं और राज्यों की सेवाओं हेतु नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो यूपीएससी होता है उसका जो है किस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि उसके लिए संघ हो गया चाहे राज्य हो गया उसके एग्ज़ाम लेगा, तो किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो 320 32 याद रख सकते हैं, 32 320 अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है। यूपीएससी
या फिर बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा, है ना। हर मतलब राज्य सेवाओं के लिए, जेपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब संघ लोक मतलब जितने भी बड़े बड़े आयोग है उनके अध्यक्ष उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति ही करेंगे। राष्ट्रपति से बड़े कोई है ना, है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा जो यूपीएससी हो गया, इसके सदस्यों की संख्या को निर्धारित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? कितना रहे, कितना कम है, ज़्यादा रहना चाहिए, ये सब राष्ट्रपति को शक्ति है। वर्तमान में देखा जाए तो इसकी संख्या 10 है। 10 वो लोग बैठते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, ठीक ना, जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है, ठीक ना। इनके जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति 6 साल के लिए होती है, ध्यान में रखना है, 6 साल के लिए होती है, 5 साल वाले ना हैं, ये 6 साल वाले हैं। और यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ठीक ना, तो याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो भी सदस्य होते हैं 6 साल के लिए होते हैं या फिर 65 साल के लिए होते हैं, 10 गो रहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखा जाए राज्य लोक सेवा आयोग कि इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसा उसमें है राष्ट्रपति वैसे यहाँ पे राज्यपाल, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। लेकिन हटाने का पावर नहीं है, नियुक्त कर सकते हैं ना, लेकिन हटाने का पावर फिर राष्ट्रपति को ही है, ठीक ना। आगे देखा जाए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का उम्र तक होता है। ध्यान रखिएगा, जो यूपीएससी वाला हो गया 6 वर्ष और 65 वर्ष था, और जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्भरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा भी सकता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग जो है 22 आर्टिकल बोल रहे हैं, टॉपिक नंबर 22 वित्त आयोग हम लोग को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 280 32 में क्या देखे थे? यूपीएससी और जो है कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीसीएस, मतलब वो 320 में था आर्टिकल। तो हम लोग क्या देख रहे थे? संविधान का अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग किस में है? वित्त आयोग आर्टिकल 280 में, इसको याद रखना है डायरेक्ट। वित्त आयोग 280 जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी बीपीएससी 320 के तहत, वित्त आयोग 280। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पीछे से आने भूलते जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। जो वित्त आयोग है ये भी बड़ा आयोग है और इसका भी गठन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति ही कर सकता है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। जो वित्त आयोग बनाया जाता है उस आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष रखा जाएगा और 4 अन्य सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 अन्य सदस्य, मतलब 5। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 5 होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त आयोग। चलिए आगे देखते हैं। ये 280 में लिखा गया है, आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग, ये भी संविधान में लिखा गया है, इसका मतलब ये भी संवैधानिक निकाय है। चलिए आगे देखा जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश की संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281, एक जोड़ दीजिए, 281 के तहत क्या हुआ? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को, वित्त आयोग के जितना भी सिफारिश रहते हैं वो राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाता है। वित्त आयोग बोलेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में क्या रखेंगे? तो उसके समक्ष रखवाएंगे वित्त आयोग के सिफारिशों को, ठीक है ना। आर्टिकल 281 में ऐसा लिखा गया है, आर्टिकल 281। 281 को याद रखना है, वित्त आयोग से रिलेटेड है। पहला 280 उसका प्रावधान है गठन का, और दूसरा 281 तो वही राष्ट्रपति उसके क्या करते हैं? तो उसके सिफारिश रखते हैं संसद में। आगे देखा जाए, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के झ के द्वारा किया जाता है। अब राज्य वित्त आयोग हम लोग देख लें, वह हम लोग वित्त आयोग जो था सेंट्रल लेवल पे था, लेकिन अब राज्य वित्त आयोग भी होना चाहिए। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें? तो 243 में, 243 के झ के द्वारा किया जाता है। 243 के झ के द्वारा किया जाता है राज्य वित्त आयोग का गठन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के झ के द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखना है। तो राज्य वित्त आयोग बोले तो 243 के झ हो जाएगा, और ऐसे में वित्त आयोग बोले तो हमारा 280 हो जाएगा, और 281 तो पता ही है सिफारिश करता है। चलिए 243 झ याद रखना है आपको। आगे बढ़ा जाए। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वित्त आयोग जो होता है, वित्त आयोग का काम क्या है? तो वित्तीय प्रशासन जो होते हैं उसमें वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा, है ना। देखिए इसका कार्य क्या है, स्पेशल मुख्य कार्य देखा जाए वित्त आयोग के प्रमुख कार्य जो होता है,
तो वित्त आयोग के द्वारा संघ व राज्यों के बीच करों को शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग के द्वारा संघ और राज्य जो होते हैं उनके बीच में टैक्सों का शुद्ध आगमों और वितरण कहाँ पे किसका क्या है, उसके लिए राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन करना किसका काम है, तो वित्त आयोग का काम है। नहीं तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, झगड़ा करने लगेंगे। तो ये सब कार्य दिया गया है वित्त आयोग को, है ना। इसमें 5 होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। वित्त आयोग जो होता है भारत की संचित निधि में से, भारत की जो संचित निधि है, पैसा वाला रिलेटेड जो भी है बैंक, तो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में, राज्य के जो राजस्व हैं, राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान की शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में भी बताता है कि राज्यों के जो राजस्व हैं, राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है कि इस राज्य को इतना हम लोग अनुदान दें, इतना पैसा दें, इसको हालत ख़राब है, चाहे जो भी है, वो वित्त आयोग करता है, ठीक ना, बारे में बताता है। किसको, तो भारत को, भारत की संचित निधि में से निकलवाता है और अनुदान देता है राज्यों को, है ना, राज्यों के राजस्व में सहायता करवाता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्यों की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। राज्य जो है वित्त आयोग द्वारा की गई जो सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी वित्त आयोग को सुदृढ़ करने के लिए, वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में मतलब पैसों के रिलेटेड कोई भी अच्छा चीज़ काम कर रहे हो, उसके निर्दिष्ट में कोई अन्य विषय सौंपा जाए तो उस पर वित्त आयोग अपनी सलाह देगा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति को, है ना। चलिए आगे देखा जाए 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त हस्तांतरण सूत्र। राज्यों को धन आवंटित करने के लिए जो है 15वां वित्त आयोग, देखा जाए 15वां वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त हस्तांतरण सूत्र। राज्यों को धन आवंटित करने के लिए मापदंड देखिएगा। सबसे पहले जनसंख्या 2011, भार जो है 15.0। टिप्पणियाँ पिछले वित्त आयोग की तुलना में इस बार 1971 की आबादी का कोई भारांश नहीं है। इस बार 1971 की आबादी का कोई भारांश नहीं। समग्र जनसंख्या भारांश को भी 27.5% से घटाकर 15% कर दिया गया। इस बार 1971 की आबादी का कोई भारांश नहीं। समग्र जनसंख्या भारांश को भी कितना कर दिया गया, 27% से घटाकर 15% कर दिया गया 2011 की जनसंख्या के अनुसार। क्षेत्र देखा जाए तो 15.0% इसका परसेंटेज है और भारांश वही रखा है। ये सब नहीं समझ में आया हमको कुछ भी, इसको स्किप करते हैं। जनसंख्या 15% लिखा है, क्षेत्र में 15, वन और पारिस्थितिकी में 10%। सबसे ज़्यादा आय अंतर, अर्थात राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कम पीसीआई वाले राज्यों का अधिक हस्तांतरण, ये 45% है। आय अंतर कितना है, 45% है। भारांश कम 50 से 45 कर दिया गया। जनसांख्यिक प्रदर्शन जो है ये 12.5% है और कर प्रयास सबसे कम है 2.5%। चलिए छोड़िए, ये तो हमको समझ में आया नहीं, इसको आगे बढ़ते हैं। पिछले वित्त आयोगों के विपरीत 15वां वित्त आयोग अनुशंसाएं करने के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों की अपेक्षा 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर रहा है। अब तक गठित वित्त आयोग जो देखा जाए तो वित्त आयोग पहला जो है 1951 में नियुक्त किया गया था। पहला वित्त आयोग 1951 में किया गया था। दूसरा वित्त आयोग 5 साल के बाद 1956 में किया गया। फिर 4 साल के बाद तीसरा 1960 में, फिर 4 साल के बाद चौथा 1964 में, पाँचवा 1968। मतलब 4-4 साल पे होता है। पहला वाला जो हुआ था वो हमारा 5 साल पे हुआ था। उसके बाद सारा का सारा जो है 4-4 साल पे होते आते चला आया, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो पहला 5 साल था, तो उसके बाद 1951 में, उसके बाद सब 4-4 साल पे। अभी 16वां 2023 में अरविंद पनगड़िया जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और कौन है, अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं 2023, जो कि इनका अवधि है 2026 से 31, 2026 से 31 है, ठीक ना। तो अरविंद पनगड़िया 16वां नंबर के। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एन के सिंह थे, जो कि 2021 से 26 अभी कंप्लीट होने वाला ही होंगे ये, ठीक ना। 17 में इनका नियुक्त किया गया था और 21 से 26 इनका समय कार्यकाल अवधि था, एन के सिंह, ठीक ना। तो अभी तो रिटायर हो गए होंगे, 2023 में आ चुके हैं।
2026 से 31 तक रहेंगे अरविंद पनगड़िया। चलिए आगे देखा जाए तो टॉपिक नंबर 23 वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी से रिलेटेड है ना। चलिए आगे देखा जाए संविधान के 101 में संविधान अधिनियम 2016 के द्वारा देश में वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। कौन सा अधिनियम के द्वारा? तो कौन सा संशोधन अधिनियम? तो 101 के संशोधन अधिनियम के द्वारा 101 जीएसटी बोले तो 101 जाना है। और ये 2016 के द्वारा देश में वस्तु और सेवा कर लागू किया गया था 2016 के द्वारा, ठीक है ना। वस्तु एवं सेवा कर को सुगमता में प्रसारित करने के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग के संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद किसके? तो राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का स्थापना हुआ। 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का स्थापना हुआ, ठीक ना। तो पूछेगा कि जीएसटी परिषद का स्थापना कब किया गया, तो 15 सितंबर 2016 को। ऐसे तो 2016 याद रखना है, ठीक ना, 101वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। और एग्जैक्ट डेट बोले तो 15 सितंबर 2016 को, है ना। अभी 10 साल पूरने वाला है सितंबर में। 15 सितंबर जो है 26 में क्या हो जाएगा, 10 साल पूर जाएगा। तो जीएसटी परिषद जो है 15 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, आदेश के द्वारा। परिषद का सचिवालय, जीएसटी परिषद का सचिवालय दिल्ली में स्थित है, ठीक ना। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। एक केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद का पदेन सचिव होता है। जो केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद का क्या होता है? पदेन सचिव होता है। केंद्र का जो राजस्व सचिव होगा वही पदेन सचिव होगा ये जीएसटी परिषद का, ठीक है ना। परिषद केंद्र एवं राज्यों का एक संयुक्त फोरम है जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे या जो अध्यक्ष होंगे, केंद्र के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। जीएसटी परिषद के कौन होंगे? अध्यक्ष। अगर क्वेश्चन पूछेगा जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, पहला प्रधानमंत्री दे देगा, गलत। दूसरा केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं ये अध्यक्ष होते हैं जीएसटी परिषद के, इसको याद रखना है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। आगे देखा जाए राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा करारोपण के अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री। आगे देखा जाए परिषद के राज्यों से नामित सदस्य आपस में से किसी भी परिषद के उपाध्यक्ष चुनते हैं। परिषद के राज्यों से नामित सदस्य जो होते हैं आपस में से किसी को परिषद का उपाध्यक्ष चुनते हैं। किसी को क्या चुनते हैं? तो परिषद का उपाध्यक्ष चुनते हैं। प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को परिषद की हर बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को परिषद की हर बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत में से लिया जाता है। निर्णय कहाँ गया? निर्णय निम्न सिद्धांतों के अनुसार लिए जाते हैं। पहला, केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 1/3 के बराबर होना चाहिए। केंद्र सरकार के मतों का भार कितना होना चाहिए? तो बैठक में जितने भाग लिए हैं उनके कुल मतों का 1/3 होना चाहिए। तथा समस्त राज्य सरकारों के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 2/3 के बराबर होगा। परिषद की किसी कार्यवाही को निम्नलिखित आधारों पर असामान्य नहीं किया जा सकेगा। परिषद की किसी कार्यवाही को निम्नलिखित आधारों पर अमान्य नहीं किया जा सकेगा। परिषद के संविधान में कोई रिक्त अथवा दोष होने पर अथवा परिषद की कोई प्रक्रियागत अनियमितता जिससे मामले की योग्यता प्रभावित न होती हो। अनुच्छेद 279 के A4 के अनुसार जीएसटी परिषद का एक कार्य केंद्र और राज्यों का महत्वपूर्ण मामलों पर सिफारिश करना। जीएसटी परिषद का एक कार्य केंद्र और राज्यों को महत्वपूर्ण मामलों पर सिफारिश करना जैसे में क्या है? तो पहला है केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के कर, उपकर और अधिभार को जीएसटी में शामिल किया जाएगा। अच्छा, सही बात है, यही ना करेंगे। उत्पाद और सेवाएं या तो जीएसटी योग्य है या जीएसटी युक्त है। न्यूनतम टर्नओवर राशि जिसके नीचे वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी छूट के अधीन है। प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अधिक धन जुटाने के लिए पूर्व निर्धारित समय अवधि के लिए एक विशेष दर। कीमतों में जीएसटी बैंड और न्यूनतम कीमतें शामिल हैं। आगे देखा जाए, नोट में कह रहा है परिषद 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को हुई क्षति की पूर्ति के लिए अनुशंसा करेगी। इसी अनुशंसा के आधार पर संसद क्षतिपूर्ति का निर्धारण करती है। तो ये 4-4 साल पे होता है, बस सबसे पहला 5 साल पे हुआ था ना, केसी नहीं होगी जो तो पहले
वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष 1951 में उनकी नियुक्ति वर्ष था पहला। अवधि था 52 से 57 तक। केसी नियोगी। बीच में कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंह रंगराजन पर खुसरो कौन कौन है? चौहान, सेलट रेड्डी, केलकर, वाई रेड्डी, इनके सिंह, अरविंद पनगड़िया भी चल रहे हैं फिलहाल में, इनको याद रखना है। पहले कौन थे? केसी नियोगी। अभी कौन है? अरविंद पनगड़िया। 31 तक चलेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। 24 नंबर हम लोग टॉपिक को देखते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जाति एससी के लिए, किसके लिए? एससी के लिए। जनजाति लिखे तो एसटी हो जाएगा। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देखा जाए तो ये अनुसूचित जाति के लिए लिखा है तो सब उसी के लिए होगा। चलिए आगे देखा जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 13 मार्च 1992 से प्रभाव में आया। 1990 के जो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 13 मार्च 1992 से प्रभाव में आया के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोगों का स्थान लिया। तो 1990 के जो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 13 मार्च 1992 से प्रभाव में जो आया था 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में, तो ध्यान दीजिएगा इसके द्वारा अनुसूचित जाति जो थे, एससी जो थे एवं जनजातियों के, मतलब एसटी भी हो गए, जाति जनजाति दोनों को काटा, तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई स्पेशल इनके लिए। और इस संवैधानिक आयोग ने, ये जो संवैधानिक एक ऐसा आयोग है, तो ये जो आयोग है अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग जो था ये संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक। संविधान में ऐसा लिखा गया। इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया। देखिएगा आगे कह रहा है 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 19 फरवरी 2004 में प्रभाव में आया था, इसके द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो कि अनुच्छेद 338 के अंतर्गत हुआ और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि अनुच्छेद 338 के क के अंतर्गत हुआ। तो पहले एक ही में था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक ना। बाद में 2003 के 89वें संविधान संशोधन को इसको अलग अलग कर दिया गया और एससी को 338 के आर्टिकल में रख दिया गया और एसटी को 338 के क के अंतर्गत रख दिया गया। मतलब उसी से खाली क जोड़ के एगो एसटी को अलग अलग कर दिया गया। नामक दोनों आयोग बना दिए गए। आगे देखा जाए वर्ष 2004 में हुआ राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो था वो अस्तित्व में देखने को मिला। और क्या कह रहा है कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 अन्य सदस्य होंगे। इसमें भी 5 होंगे सदस्य और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। देखिए स्पेशल एससी एसटी के लिए एक आयोग संविधान में लिखा गया है 338 में, है ना। और एसटी को अलग करके 338 के क में जोड़ दिया गया मतलब अलग कर दिया गया, ठीक ना। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कितनी बड़ी बात है ना। एक आयोग ये रखा गया है बड़ा सा। आयोग का मुख्य कार्य देखा जाए तो अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित जो भी अनुसूचित जाति हैं उनके संवैधानिक संरक्षण, संविधान से उनको मतलब जो भी नियम कानून उसका संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना और अधीक्षण करना तथा उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करना कि सही से पालन हो रहा है कि नहीं, उनको दबाया तो नहीं जा रहा है ना। तो ऐसा संविधान में लिखा गया। बताइए आगे देखा जाए अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना किसका काम है? तो ये अनुसूचित जनजाति आयोग जो था 338 में जो लिखा गया उसका काम है। अनुसूचित जातियों के संरक्षण संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, मतलब बताना, ठीक ना। उनके संरक्षण में कोई बाधा आ रहा है तो यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए करता है। ये अनुच्छेद 338 के खंड 10 में लिखा गया है। आंग्ल भारतीय तो है नहीं, ख़त्म कर दिया गया, उनका सीट ख़त्म कर दिया गया। वैसे तो आंग्ल भारतीय होंगे लोकसभा राज्यसभा। चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। नोट जो कि 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है, ओबीसी के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। इसी आयोग को भी अन्य पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी, उनके संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। इसे 2018 के 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया।
आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। इसको 2018 के जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था इस द्वारा इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। मतलब पहले ओबीसी भी को भी ध्यान रखा जाता था सेम वैसे ही, लेकिन 2018 के 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया गया। ओबीसी को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। इस आयोग का काम नहीं है ओबीसी को देखना, पहले ओबीसी को भी यही देखता था। 2018 के 102वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया गया। तो हो सकता है फ्यूचर में आएगा ओबीसी के लिए, और आया भी था। चलिए 2019 में शायद आया था कि ईडब्ल्यूएस के लिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, मिलेगा आगे पढ़ते हैं। अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग टॉपिक नंबर 25। अनुसूचित जनजातियों के जो राष्ट्रीय आयोग है, फिर अनुसूचित जनजातियों, वहाँ पे अनुसूचित जाति था, है ना। अब अनुसूचित जनजातियों के बारे में लिख रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। आपको अब पीछे देखे थे, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के क के द्वारा अलग कर दिया गया था। 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 19 फरवरी 2004 में प्रभाव में आ गया था, और इसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 के क जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत ये आयोग बना था। ठीक ना, तो ये तो याद रहेगा आपको, अनुसूचित जनजाति वाला 338 के क। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। जब अलग किया गया तो उसका आयोग को अलग किया गया, तो उसमें भी 5 को रखा जाएगा, एक अध्यक्ष को रखा जाएगा, एक उपाध्यक्ष को, और 1 से 3 सदस्य होंगे। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल कितना साल का होता है? मात्र 3 साल के लिए होता है। और इनका कार्यकाल हम लोग कितना दिन तक देखे थे, ध्यान में नहीं, वे 2 कार्यकाल से अधिक, ये भी 3 साल के लिए होंगे। मतलब जो भी है अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य, ये 3 साल के लिए ही होंगे, और 5 गो व्यक्ति होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। और कौन नियुक्त करेंगे? तो राष्ट्रपति। आगे हम लोग कहाँ देख रहे थे? हाँ, 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति नहीं होती है। 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति नहीं होती है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन हर साल प्रतिवेदन देगा राष्ट्रपति को, सही से है क्या नहीं है, क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, जो भी है। यदि आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग अपने प्रतिवेदन दे सकता है, ऐसा नहीं है कि हर साल ही देना पड़े। अब आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक ना, 26 नंबर टॉपिक। अब देखते हैं इसके लिए क्या कुछ खास किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो था ये अधिनियम, उसके लिए भी अधिनियम लाया गया था 1993, और 1993 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान में एक नए अनुच्छेद 338 के ख का प्रावधान किया गया। ध्यान रखिएगा, 338 में ही जोड़ के ऐसा किया गया। 338 में तो जनजाति जाति है, क्या था, अनुसूचित जाति 338 में था। 338 के क में उसको अलग किया गया। 2003 में हम लोग देखे थे 89वें संविधान संशोधन द्वारा 338 के क, जिसमें अनुसूचित जनजाति को किया गया। अब 338 के ख में जो था 3 नंबर पे हम लोग का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जोड़ा गया, ओबीसी को। और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 के ख को प्रावधान किया गया 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ध्यान रखना है। स्थापना अगर पूछे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1993 में। और अधिनियम कौन सा था? तो 1993 का अधिनियम था ही, और उसी समय इसका स्थापना भी कर दिया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा, है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में किया गया था, ठीक है ना, 1993 में किया गया था। और इन सब का कब किया गया था? तो प्रभाव में आया 1990। अच्छा 1990 में याद रखना है। अनुसूचित जाति जनजाति को एक साथ किया गया, बाद में अलग कर दिया 2003 में। तो 1990 में सबसे पहले उनके लिए बनाया गया। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत क्या किया गया, 3 साल के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम का गठन किया गया। तो 1990 में SC/ST के लिए आयोग बना था, स्थापना किया गया था 1990 में। और 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए बनाया गया था, ठीक है ना, 1993 में।
और देखिएगा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 के ख प्रावधान किया गया, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। पहले संविधान में था नहीं, संविधान में तो पहले से वही दोनों था। बाद में जिसको 2018 के तहत संविधान में नया एक अनुच्छेद जोड़ के उसमें ऐड किया गया, वो 338 का ख था, और तब जाके ये एक संवैधानिक दर्जा इसको मिला, किसे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, जो कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में जो हुआ था। 2018 में हाल फिलहाल में इसको संवैधानिक दर्जा मिला है 102वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। यानी पिछड़ा वर्ग आयोग अब एक संवैधानिक संस्था बन गई है, पहले नहीं थी। 1993 में इसका तो अधिनियम किया गया था, लेकिन वो अधिनियम के द्वारा किया गया था, इसमें तो कोई था नहीं क्या बोलते हैं संविधान में। इसको 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम करके इसको 338 का ख करके जोड़ा गया, तब जाके ये संवैधानिक दर्जा इसको मिला, तब जाके ये संवैधानिक संस्था कहलाया। तो आयोग का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही, और इन सभी का कार्यकाल भी 3 साल का ही होता है। वे 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त के पात्र नहीं होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सेम टू सेम की जाती है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श लेना है। हालांकि 2021 के 105वें संशोधन अधिनियम के ने राज्य सरकारों को अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की तैयारी और रखरखाव के संबंध में आयोग के साथ इस परामर्श से छूट दी है। 27 नंबर टॉपिक देखिएगा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक सीएजी और महालेखा परीक्षक जो कहा जाता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये जो आपको आता है अनुच्छेद 148 से 151 में आता है, ठीक ना। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, देखिएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर हटाया जा सकेगा। वो हटा नहीं सकते हैं राष्ट्रपति, हटाएगा कौन? तो दोनों सदनों के समावेशन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार के लिए या फिर असमर्थता पर होना चाहिए। यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होगी। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, असमर्थ है चाहे कदाचार है, इसलिए उनको हटा सकते हैं संसद के द्वारा, है ना, संसद के द्वारा। देखिएगा अभी तो महाभियोग नहीं कहा जा सकता है, ठीक ना। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही होता है। 61वां संविधान, सॉरी आर्टिकल 61, महाभियोग सिर्फ किसके लिए? तो राष्ट्रपति के लिए। अब ये जो है यहाँ पे कदाचार के लिए, असमर्थता के लिए उनको हटाया जा सकता है संसद के द्वारा, ठीक है। आगे देखा जाए इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 साल होती है। इसकी पद अवधि कितनी होगी? तो पद ग्रहण करने से 6 साल तक होगी। वहाँ नियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं, इनके पद ग्रहण की अवधि से 6 साल तक इनका होता है, ध्यान रखना है। लेकिन यदि इसमें पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो भी वो छुट्टी ले लेंगे, ठीक ना। तो 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं। सेवानिवृत्त हो गए ना, भारत सरकार कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा पोस्ट छोड़ के आए हैं, तो नीचे वाला पोस्ट में आप क्या पकड़ेंगे। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है, ये जो होते हैं, इसीलिए इनको कोई पोस्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि सबको सब चीज़ इनको पता रहता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये सार्वजनिक धन का संरक्षण होते हैं, सीएजी, है ना। नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होते हैं? तो सारा सार्वजनिक धन जो होता है, इनका संरक्षक यही होते हैं। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए, यह इस बात की परीक्षा करते हैं कि विधि के अधीन सब हुआ है, सब चीज़ ठीक ठाक से हुआ है, कोई भी फ्रॉडिंग नहीं हुआ है, पैसों से रिलेटेड, खर्चे से रिलेटेड, व्यय से रिलेटेड, है ना। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति, नियंत्रक मतलब नाम ही है नियंत्रण करना। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं, आर्टिकल 151 के 1 में है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। मतलब वो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, ये राज्य के लिए भी कर सकते हैं और राज्य के राज्यपाल को देंगे, ठीक ना, जिस पे राज्य के विधानमंडल पे वो पटल पे रख सकते हैं, कौन? राज्यपाल। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं, राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट, और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। 3 तरह से क्या देंगे? तो राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन देते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षा, ये तीनों पे, विनियोग पे, वित्त लेखाओं पे और सरकारी उपक्रमों पे। आगे देखा जाए, राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के लिए सभा पटल पर रखता है।
राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है, ठीक ना। और इसके उपरांत लोक से लेखा समिति इनकी जांच करती है। इसके उपरांत जो होती है लोक लेखा समिति क्या करेगी, तो इसकी जांच करेगी। लोक लेखा समिति की क्या काम है, तो इसका जांच करना और इसके निष्कर्षों से संबंध संसद को अवगत कराना। नियंत्रक नोट में कह रहा है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं संसद की इस लोक लेखा समिति के गाइड, लोक लेखा समिति के गाइड पे, मित्र पे और मार्गदर्शक के रूप में ये कार्य करते हैं। लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कौन काम करते हैं, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक ना। संसद में जो होता है लोक लेखा समिति, ठीक ना, इसी के गाइड के, मित्र, दोस्त के या मार्गदर्शक के रूप में ये काम करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। CAG 6 साल के लिए या 65 साल के लिए बनते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आगे देखा जाए भारत के महान्यायवादी क्या होते हैं, तो भारत के महान्यायवादी जो होते हैं आर्टिकल 76 में आता है। ये भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में देखने को मिलेगा। महान्यायवादी देखिएगा, सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है, तो ये भारत सरकार का सबसे पहला विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। देखिएगा, भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होगा और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, ठीक ना। ना ही ये संसद का सदस्य है, ना ही ये मंत्रिमंडल का सदस्य है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन वो जाकर कहीं भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है ना, हाँ, किसी भी सदन में जाकर बोल सकता है, लेकिन वो उसका सदस्य नहीं है, किंतु उसे मत देने का अधिकार उसको नहीं है। बोलने का अधिकार है लेकिन मत नहीं दे सकता है, आर्टिकल 88 के तहत। तो ये दोनों को याद रखना है, 76 और 88 को। 76 में भारत का महान्यायवादी है और 88 में क्या है, तो वो किसी भी सदन में जाके बोल सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है, ऐसा लिखा गया अनुच्छेद 88 में, ठीक ना। 88 में ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। 76 के 1 में लिखा गया है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो अर्हित है किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है, ठीक ना। मतलब कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लायक है ना, जो भी उसका जो क्वालिफिकेशन है उसके तहत उसी के मतलब किसी को व्यक्ति को भी वो कर सकता है, भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक ना। आर्टिकल 76 के 1 में ऐसा लिखा गया है। तो अगर पूछेगा कि महान्यायवादी का जो है क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये ऐसा 76 के 1 में लिखा गया है उसके क्वालिफिकेशन के बारे में, योग्यता के बारे में कि वो क्या होना चाहिए, तो उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीश के नियुक्त होने के लिए अर्हित होना चाहिए, उस पोस्ट के लायक हो कि वो बनाया जा सके उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उसी आदमी को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 76 के 1 में ऐसा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृतियों का भी निर्वहन करे जो उसको उस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। अनुच्छेद 76 के 2 में लिखा गया है। तो ये सलाह देता है महान्यायवादी, इसका कर्तव्य है भारत सरकार को देने का विधि संबंधी सभी विषयों पर सलाह देने का, ठीक ना। ये 76 के 2 में ऐसा लिखा गया। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी जो होता है ना, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है इसको, ठीक ना। महान्यायवादी को ध्यान रखना है, महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, सुनवाई दे सकता है, सुनवाई कर सकता है, किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई दे सकता है, इतना पावर है इसका महान्यायवादी का, है ना। तो ध्यान में रखिएगा महान्यायवादी का पावर। आगे क्या लिख रहा है देखिएगा, ये आर्टिकल 76 के 3 में था कि किसी भी न्यायालय में जाके वो सुनवाई कर सकता है महान्यायवादी, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में जाकर सुनवाई कर सकता है, अधिकार है उसका। अनुच्छेद 76 के 3 में ऐसा लिखा गया है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के, क्यों भाई, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के मतलब की क्वालिफिकेशन का है, इसीलिए वो स्टेट लेवल पे किसी भी राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में जाकर वो सुनवाई कर सकता है, ऐसा उसको अधिकार है। अनुच्छेद 76 के 3 में लिखा गया है, अनुच्छेद 76 के 3 में लिखा गया है। तो महान्यायवादी जो होते हैं अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे, और जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक वो रहते हैं, जैसे राज्यपाल रहते हैं, ठीक ना। और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। अनुच्छेद 76 के 4 में ऐसा लिखा गया है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल फिक्स तो नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, ठीक ना।
महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल को एसजी और तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं, ठीक ना। 1 या 2 सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त किया जाता है इनको भी सलाह देने के लिए, महान्यायवादी की सहायता करने के लिए, है ना। एक सॉलिसिटर या फिर 2 सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं, 2-3 जो भी हो जाए, एसजी, ठीक ना। आगे देखा जाए राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है, तो देखिएगा अनुच्छेद 165 में ऐसा लिखा गया है कि राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 165 में किसका व्यवस्था है, तो राज्य की महाधिवक्ता के बारे में लिखा गया है। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था है आर्टिकल 165 में। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वो राज्य का सबसे ऊंचा कानून अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। अब महाधिवक्ता जो है इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल। ध्यान रखना है, महाधिवक्ता अगर बोले तो ये स्टेट लेवल पे आ जाना है, और जैसे राष्ट्रपति कुछ नहीं करते हैं, इसका राज्यपाल करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, और राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। अच्छा देखिए, जैसे में महान्यायवादी हो गया सेंट्रल लेवल पे, और वैसे ही महाधिवक्ता जो हो गया वो स्टेट लेवल पे। समझ में आया ना, महान्यायवादी और महाधिवक्ता एक जैसा ही है, बस ऊपर नीचे का प्रेफरेंस है, मतलब कि समझ सकते हैं। तो यही कह रहा है जिसमें, तो ये 165 में है, 165 में है महाधिवक्ता और 76 में है महान्यायवादी, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। अनुच्छेद 165 का 1 में लिखा गया है इसकी योग्यता के बारे में, जैसे उसमें लिखा था 76 का 1 में उसकी योग्यता के बारे में, वैसे ही 165 के 1 में महाधिवक्ता की योग्यता के बारे में लिखा है। तो महान्यायवादी और महाधिवक्ता एक ही है, बस वो सेंट्रल पे हो गया और ये स्टेट पे हो गया। वो अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर बना रहा था, जैसे वो बना हुआ था महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, वैसे ही ये भी अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न बना रहता है। जाहिर सी बात है। अब ये जो महाधिवक्ता होगा ये उस जो निचले लेवल पे है जिला कोर्ट में जाके अपना क्या कर सकता है, तो सुनवाई कर सकता है नीचे वाले पे, जैसे वो कर रहा था स्टेट लेवल पे आके महान्यायवादी। आगे देखिएगा महाधिवक्ता के कार्य क्या होते हैं, तो देखिएगा राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। तो राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे, राज्य सरकार को विधि से संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो, ठीक ना। विधिक स्वरूप से ऐसे अनेक कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। मतलब अपने कार्य संबंधी कर्तव्य जो है उसके तहत देखा जाए तो उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष, न्यायालय कह रहा है, उच्च न्यायालय नहीं कह रहा है, तो राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में बोल सकता है, लेकिन वहाँ पे सेम टू सेम वही बात, दोनों सदनों में संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है, वह बिना मताधिकार बोलने और भाग लेने का अधिकार है, बशर्ते वहाँ पे मत अधिकार नहीं दे सकता, वही बिना मताधिकार लिख रहा है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेष अधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलता है, ठीक ना। उसी के बराबर इसका भी पावर है महाधिवक्ता का, जो भी विधानमंडल में जो भी सदस्य हैं उनके बराबर। तो महान्यायवादी महाधिवक्ता कन्फ्यूजन दूर हुआ ना। चलिए आगे देखा जाए नीति आयोग क्या होता है, टॉपिक नंबर 28। नीति आयोग आपको पता होगा, इसके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा करते हैं। कब, 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से, कहाँ से, लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, उससे पहले जो था योजना आयोग चल रहा था, उसके पहले क्या चल रहा था, तो योजना आयोग चल रहा था। तो 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा किया गया था, और 15 अगस्त 2014 को ही योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो नीति आयोग कर दिया गया। ध्यान रखना है 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तुरंत ही कर दिए वो योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग, 15 अगस्त 2014 को लाल किले से। और देखिएगा कह रहा है कि अपने संविधान में संशोधन योजना का आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी जब 2015 आया, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान NITI नीति, ठीक ना, नीति कहा गया। तो इसको जो था अच्छा ध्यान देना है 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर वो बोले थे कि नीति मतलब कि योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग लाएंगे, ऐसा बोले थे 15 अगस्त 2014 को, ठीक ना।
लेकिन उस समय कन्फर्म नहीं था कि नीति आयोग इसका नाम रखा जाएगा। आगे जब 1 जनवरी 2015 आया, तब जाके मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत क्या किया गया, तो एक नई संस्था राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसका नाम है नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, तब उसका नाम नीति कहा गया, ठीक ना, तब जाके अस्तित्व में आया। तो 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग अस्तित्व में आया। वैसे इसका घोषणा कर दिया गया था 2014 में 15 अगस्त को लाल किले से मोदी के, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, है ना। बशर्ते 1 जनवरी 2015 में 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के द्वारा इसका नाम रखा गया, अस्तित्व में आया नीति, ठीक ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम पर जाना जा रहा है, ठीक ना। इससे पहले हम लोग देखते हैं नीति आयोग से पहले क्या था इसका नाम। तो देखिए, इसका पहले नाम था योजना आयोग। हम लोग देखे थे 15 अगस्त 2014 से पहले इसे समाप्त करने की घोषणा किया गया था। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है कि 15 मार्च 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना किया गया था। योजना आयोग की स्थापना अगर पूछे थे कि कब किया गया, तो चलना है पीछे एक ही बार, 15 मार्च 1950 में। 15 को रिलेट याद करना है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तो ये मार्च लिखा हुआ है, अगस्त में लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। उस समय भी प्रधानमंत्री, अभी भी प्रधानमंत्री। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हुए थे। अगर पूछ ले कि ये जो नीति आयोग बना है योजना आयोग, वो जो योजना आयोग जो था 15 मार्च 1950 में जो इसका गठन किया गया था योजना आयोग का, उस समय इसके योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। और प्रधानमंत्री जो थे उस समय, जो भी प्रधानमंत्री होंगे, जवाहरलाल नेहरू, वह अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, गुलजारी लाल नंदा। चलिए, ये तो हम लोग पीछे का देख लिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीति और तकनीकी सलाह देगा। किसके, केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दा पर यह रणनीति और तकनीकी सलाह देगा नीति आयोग, ठीक ना। नीति आयोग की संरचना देखा जाए, कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, पदेन अध्यक्ष, है ना। गवर्निंग काउंसिलिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। गवर्निंग काउंसिलिंग में क्या होगा, जब गवर्निंग काउंसिल किया जाएगा वह, उस समय सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। संघ राज्य क्षेत्र जो होता है, केंद्र शासित प्रदेश, संघ और राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे, ठीक ना। नीति आयोग देखा जाए तो नीति आयोग जो था, प्रथम में क्या लिख रहा है, प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी भी बने, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही किया था। प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर जो प्रथम महिला थी, जो नीति आयोग के क्या थी, तो कार्यकारी अधिकारी थी। प्रथम महिला कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के प्रथम कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर, और प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, और यही अरविंद पनगड़िया हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे देखे थे 16वें नंबर के वित्त आयोग के भी अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, 26 से 31 तक। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ तक तो मस्त कंप्लीट कर लिए एकदम बढ़िया से। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, तो देखिए, कह रहा है कि विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामला, इमरजेंसी मामला जो होता है, जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो, को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएगी, ठीक ना। और ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी, वे स्पेशल टाइम जोन के लिए बनाया जाएगा, ठीक ना। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री व संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष या उनके नाम निर्देशित नॉमिनी करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश में क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होंगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल होंगे, ठीक ना। ध्यान रखना है, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल का बात कर रहा है, जो प्रशासक बोला जाता है, राज्यपाल का बात नहीं किया जा रहा है। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके क्योंकि मुख्यमंत्री को जब ले लिया गया तो राज्यपाल को तो फिर नहीं लिया जाएगा उस राज्य में,
तो अब क्या किया जाएगा, तो केंद्र में से देखा जाएगा किसको बुलाया जाए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो संघ राज्य बोला जाता है, तो उसमें से किसको बुलाया जाए, तो उसमें से उपराज्यपाल ही ना है, तो उन्हीं को ना बुलाया जाएगा, क्योंकि उसमें तो कोई है नहीं प्रधानमंत्री, 3 को छोड़ के। दिल्ली हो गया, चलिए छोड़िए, उससे अलग बात है। आगे देखा जाए नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप। नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप, तो सबसे पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री BVR सुब्रमण्यम, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है ये, देखिएगा। प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जो हैं श्री BVR सुब्रमण्यम, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया था। पहला कौन थी, तो ये महिला थी, हम लोग देखे थे उस समय जब योजना आयोग था, उस समय सबसे यहाँ अभी ना देखे हम लोग, सॉरी। प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो थी सिंधु श्री खुल्लर थी, प्रथम महिला जो थी, प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी हैं ही। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर, जो प्रथम महिला हुआ करती, प्रथम महिला थी नीति आयोग के। अभी जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री BVR सुब्रमण्यम, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। गवर्निंग काउंसिलिंग, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल। उपाध्यक्ष देखा जाए तो डॉक्टर सुमन बेरी डायरेक्ट बोलिए। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सुमन बेरी। पूर्वकालिक सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत, पूर्वकालिक सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर BK पॉल और अरविंद विरमानी। पदेन सदस्य राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान पदेन सदस्य हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी देखा जाए, कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी में एक R सुब्रमण्यम भी है, BVR सुब्रमण्यम। विशेष आमंत्रित सदस्य में देखा जाए तो नितिन गडकरी और जगत प्रकाश नड्डा, HD कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू, जुएल ओराम, अन्नपूर्णा देवी, वीरेंद्र कुमार राव, इंद्रजीत सिंह और चिराग पासवान। अरे बाप रे, इनका भी नाम आ गया। विशेष आमंत्रित सदस्य में ये सब आए हुए थे। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ एवं कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ एवं कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। सचिवालय का जो गठन है ये आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा, है ना। नोट 1 में कह रहा है पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। अंशकालिक सदस्य जो होते हैं अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं और संबंधित संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है, तो उन दोनों में अंतर जरूरी है जानना। पहले क्या था, अभी क्या बदला हुआ, तब न इससे हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि अंतर क्या हुआ, क्यों बदला गया, है ना। तो देखते हैं, जो योजना आयोग था आप लोग देखे थे 1950 में, 15 मार्च 1950 से शुरुआत हुआ था, 2014 में समाप्त कर दिया गया था 15 अगस्त को। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। तो ये जो था शुरुआत में पंचवर्षीय योजना लाया करता था। जब नीति आयोग हो गया 2015 से शुरुआत हुआ, जब 15 अगस्त 2015 नहीं 1 जनवरी 2015 से ये लागू हुआ, घोषणा कर दिया गया था 15 अगस्त 2014 में, और 1 जनवरी 2015 में लागू हुआ। देखिएगा तो ये कह रहा है भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करेगा। जब नीति आयोग लाया गया तो भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग के द्वारा 15 साल विजन, 7 साल के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना, ऐसा इसका नियम था। उसमें क्या था, पंचवर्षीय योजना था। योजनाओं के आगे फिर कह रहा है कि योजना आयोग में क्या था, तो योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका थी, और इसमें भी योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सहभागिता है। अच्छा, इसमें दोनों की है, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार की भूमिका थी, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका है, तो अच्छी बात है नीति आयोग के लिए। और इसमें क्या है, योजना आयोग में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना। और यहाँ पे कह रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सहकारी एक साथ मिल के, बढ़िया चीज़ है। योजना आयोग की प्रकृति प्रायः केंद्रीकृत थी, केंद्र के लिए थी। योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण और एवं क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती थी। यही नीति आयोग में क्या लग रहा है, तो नीति आयोग की प्रकृति प्रायः विकेंद्रित की है, केंद्रीकृत नहीं है, मिला जुला के चलना है केंद्र और राज्य को।
नीति आयोग में केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेती है। वही बात है, अच्छी चीज़ है, मिला के चल रहा है। योजना आयोग में योजनाओं व नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था। योजना आयोग में क्या होता था, तो नीति के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालयों के शोध संस्था के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन नीति आयोग में क्या किया गया, तो योजनाओं के साथ साथ नीति आयोग के निर्माण में विश्वविद्यालय के शोध संस्था के जो व्यक्ति थे, विशेषज्ञ जो थे, उनको भी शामिल किया गया है ना। तो ये भी अच्छी चीज़ है, सबको लिया गया, सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विकास। तो ये सब अंतर देखने को मिला थोड़ा थोड़ा अच्छा अब हम लोग को टॉपिक नंबर पढ़ना है 30, जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो वीडियो 1 घंटा को हो चुका है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।